नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पार्ट में आप लोग अर्थशास्त्र का सेकंड पार्ट देखेंगे। कल आप लोगों ने पहले पार्ट में 140 प्रश्न देख लिए थे। अब आगे देखते हैं। 141वां नंबर प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी के नाम से जाना जाता है, कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 3 घटकों में विभाजित है जीएसटी, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप जीएसटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लीजिए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है और ये व्यवस्था 101वें संविधान संशोधन के तहत लाई गई। अब यहाँ पर जीएसटी के 3 घटकों को समझिए। ये पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। ये जो पहला सीजीएसटी है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राजस्व को एकत्र करती है और सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वही दूसरा एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट बिक्री के लिए जो राज्य की में बिक्री होती है, वो राज्य सरकार इसका राजस्व एकत्रित करती है, वो किसके अंतर्गत? एसजीएसटी के अंतर्गत। वहीं आईजीएसटी क्या है? ये एक अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार ये राजस्व एकत्रित करती है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपने समझे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के तौर पर, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आप सभी को मालूम है कि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कई सारे उपकर समाप्त हुए हैं। अगला है एकीकृत कम लागत स्वच्छता यानी ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 75%, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28%, यानी आपका यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए। मैंने जो अभी आपको बताया था कि 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई, ये जब बिल के तौर पर पेश किया गया था तो वो 122वां संविधान संशोधन बिल था जो संसद में पेश हुआ, और जो ये पारित हुआ उसका क्रम क्या था? 101वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि इसे लागू करने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया, तो आपका जवाब होगा विजय केलकर समिति द्वारा, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो जीएसटी है इससे संदर्भित संविधान में कौन सा अनुच्छेद ऐड किया गया? तो वो है 279A, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। याद रखिएगा, जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, यानी जो पंजीकरण मिलता है उसमें 15 डिजिट होते हैं। और जो मूल प्रश्न पूछा गया कि इसमें सबसे बड़ा स्लैब कितने प्रतिशत का है, तो वो है 28। इसमें 5 प्रकार के स्लैब है, 0, 5, 12, 18 और 28 का। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाभकारी होगी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी देखिए, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण में ये लाभकारी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ये दोनों अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और करों में सुधार के लिए समिति चलैया समिति, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलैया समिति का संबंध किसके है, तो आपका जवाब होगा करों में सुधार संबंधी। इतनी बातें आपको बस केवल याद रखनी है। अगला है, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। असम राज्य वो पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की। सी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और बातें आप देख चुके हैं, आपको अभी बताया गया कि 279A के तहत जीएसटी परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राज्य सरकार की तरफ। क्यों? क्योंकि कृषि आयकर ये राज्य सूची का विषय है, अर्थात इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सेवा कर। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, यहाँ पर आपका विकल्प बी हो जाएगा। और जो बाकी कर हैं जैसे आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ये कैसे कर हैं? ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या हो गया? जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से उसको वसूला जाता है, ये प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, और वहीं सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ये भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अभी आपने इसको पढ़ा भी था पूर्व में। यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में आयकर को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रगामी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि आयकर कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर को तो आप समझ चुके हैं कि प्रत्यक्ष कर कैसे कहा जाता है।
यहाँ पर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण भी आपको देख लेते हैं। ये आयकर, निगम कर, ब्याज कर, प्रतिभूति हस्तांतरण कर, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। प्रगामी कर क्या होता है? यानी कर के आधार में वृद्धि के साथ साथ यदि कर के दर में भी वृद्धि होने लगे तो इसको प्रगामी कर कहा जाता है। और ये जो आयकर कर है ये कैसा है? प्रत्यक्ष कर और प्रगामी कर, याद रखेंगे आप इसको। आगे जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है, यहाँ डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जाति का ये प्रतिशत है, यानी ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर इसको संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये 20.137 करोड़ होती है और प्रतिशत में कितना है? 16.6%। और ये अनुसूचित जाति की बात हो रही है, जिसको आप एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर जरा सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य को भी देख लीजिए। सर्वाधिक अगर कहेंगे तो उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या मिजोरम में है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। हरियाणा में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। अगर हम हरियाणा के अलावा उन राज्यों को भी देख लें जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं है, यानी कि जो जनजातीय जनसंख्या है वो नहीं है, तो वो कौन से राज्य हैं? पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब। ठीक है, ये हरियाणा के अतिरिक्त ये राज्य हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना होगा, अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा किस प्रदेश में पाए जाते, तो आपका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या एसटी की दादर नगर हवेली में। और 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल जनसंख्या कितनी है अनुसूचित जनजाति की? तो 8.6%। अभी आपने ऊपर प्रश्न में पढ़ा था कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत? 16.6% और अनुसूचित जनजाति की 8.6%। आगे देखिए, पूछ रहा है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जरा यहाँ पर कुछ क्रम देख लीजिए। नंबर 1 पे आपने बिहार को देख लिया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है 1028 और तीसरे नंबर पर केरल आता है 860। यानी ये 3 टॉप जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। चूंकि आपको पेपर उत्तर प्रदेश का देना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े पर आपको ध्यान देना होगा और जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, क्लियर है? और यदि मैं भारत की औसत जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आंकड़ा आपका जनसंख्या घनत्व से संबंधित है। यहाँ एक फैक्ट और मैं इंक्लूड करना चाहता हूं। यदि पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो आपका जवाब होगा 943। और यदि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 912। यानी आपको जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात इन दोनों के आंकड़े याद रखने चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है जन्म दर से क्या अभिप्राय है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प डी देखिए, आप लिखा है कि किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 154 का सही जवाब होगा विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? ठीक है, तो आपको वो क्रम देख लेना है जो टॉप 5 जनसंख्या वाले राज्य हैं। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। यानी आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। केरल टॉप 5 जनसंख्या वाले राज्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ आपने उन राज्यों के नाम भी देख लिए। अगला देखिए, पूछ रहा है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 53 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार कहा जा रहा है। यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि मैं बात करूं 2001 की जनगणना की, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 2001 की गणना के अनुसार 35 थी और ये संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 53 हो गई।
अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश में 7 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और सर्वाधिक आबादी वाले 5 शहरों की बात हो तो उसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु आता है। इतनी बात आपको यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित देखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 से 11 के अनुसार, यानी यहाँ पर आप 10 की जनसंख्या वृद्धि नागालैंड की नेगेटिव थी। ठीक है, यानी ए विकल्प यहाँ सही होगा। और कितनी नकारात्मक थी? माइनस में 0.61 थी। ठीक है, अब यहाँ जरा कुछ और फैक्ट देख लीजिए। यदि पूछा जाए कि जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर भारत की कितनी, तो आपका जवाब होगा 1.64%। और ये कहां से घटकर आई 1.64 पर? तो 1.97 से घटकर 1.64 पर आई। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की 10 की वृद्धि, अब यहां देखिए 10 की वृद्धि का मतलब क्या हो गया? 2001 से लेकर 2011 तक में जो वृद्धि दर, ये 10 की वृद्धि दर और कितनी है? तो आपका जवाब होगा 17.7%। जो पिछली 10 की वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.7% पे आई है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखिए पूछ रहा है सबसे ज्यादा जनसंख्या सघनता, यानी जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। आपको मालूम है कि इसमें नंबर 1 पर कौन है? बिहार है। और दूसरे नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। चूंकि यहां पर बिहार ऑप्शन में नहीं है, तब आप किसके साथ जाएंगे? पश्चिम बंगाल के साथ। इसलिए 159 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। इस पर चर्चा भी हो चुकी है अभी पहले। अगला देखिए, पूछ रहा है कि, और आपको पता है कि चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में। अगला है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं उसमें सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम का। यहां विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा यहां पर जनसंख्या न्यूनतम जिन राज्यों की है उनका जरा एक क्रम देख लीजिए। 5 राज्यों का सबसे न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की, उसके बाद मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और नागालैंड है। यहां पर आपको मिनिमम 3 याद होना चाहिए, लेकिन अगर 5 आप याद रखते हैं तो ये बेटर है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 53 मिलियन। 53 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 5.3 करोड़ लोग। ठीक है, ये कितना है? वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। जरा यहाँ पर कुछ डेटा को समझिए। सबसे पहली बात तो वयोवृद्ध किसको कहा जाता है? जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है वो भारत के वयोवृद्ध कहे जाएंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध जनसंख्या प्रतिशत कितना है? पहले ये जान लीजिए। तो ये 8.6% है। और संख्या में कितनी है? तो 10.3 करोड़। ये तो टोटल हो गया। अब इस 10.3 करोड़ में पुरुषों की संख्या कितनी है? 5 करोड़। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 5.3 करोड़, यानी 53 मिलियन के बराबर। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इससे संदर्भित सारे डेटा याद रखेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व तो क्या है? देखिए अभी एक प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में इस बात को चर्चा किया गया और यहाँ पर देखिए वो प्रश्न पूछ दिया गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 382। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए, ये तो आपने देख लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 है। 2001 और 11 के दशक में जन घनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 57, यानी 57। और जन घनत्व के मामले में आपको पता है कि बिहार नंबर 1 पर है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल और चौथे पे उत्तर प्रदेश और 5वें पे हरियाणा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत की आबादी की औसत आयु क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की जो आबादी की औसत आयु है वो 25 से 30 साल के मध्य है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यदि ये पूछा जाए कि भारत में विवाह की औसत आयु क्या है, तो 22.8 वर्ष है। ठीक, ये दोनों बातें याद। अगला प्रश्न है, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 से 35%, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीकरण है वो कितना है? 31.16% है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? ठीक, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अभी आपने सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को देखा था, उसमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल था। ठीक, यहाँ पर पश्चिम बंगाल 100 मिलियन से अधिक आबादी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर आबादी 91.2 मिलियन है। ठीक, यानी इस आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक, और जो 100 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले कौन है? तो वो टॉप 3 है,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक, याद रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? सिक्किम में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। यहां आपको कुछ तथ्य अतिरिक्त भी दिए गए हैं, उनको भी देख लीजिए। पहले आप देख भी चुके हैं, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए भारत के संदर्भ में तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, जहां पर 93.91% साक्षरता है। अगला देखिए, पूछ रहा है जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अभी आप इस क्रम को समझ चुके हैं। आपने नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार को देखा था। यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, बिहार आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? यानी यहाँ 2001 से 2011 तक के बीच की आपसे 10 की वृद्धि पूछी जा रही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17.70। यानी 17.7% जो है ये आपकी 10 की वृद्धि थी 2001 से 2011 के बीच। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और ये जो 17.7 की दर थी ये कितनी? 18 करोड़ की बढ़ी हुई, ठीक, संख्या के आधार पर। यहाँ कुछ डेटा और देखिए, यदि पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान देता है तो आपका जवाब होगा 2.4% का। यदि आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की कुल आबादी में भारत की आबादी का क्या योगदान है तो आपका सही जवाब होगा 17.5% का। ठीक, इतनी बात यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखिए, संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर वर्तमान समय में जो संपूर्ण रूप से भारत का एक अनुमानित जनसंख्या घनत्व है वो 416 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है, ठीक है। और चूंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश का भी जनसंख्या घनत्व आपको पता होना चाहिए कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 18.33%। ये 1951 की जनगणना के अनुसार थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है, ठीक है। यानी 170 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 18.33% 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी और 2011 में 74.04। आगे देखिए, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात यानी प्रति 100 पुरुष के लिए महिलाओं की संख्या कितनी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर 1946, ठीक है। यानी 1951 में जो लिंगानुपात था वो कितना था? 946 था। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात देखें तो वो 943 है, ठीक है। आगे देखिए, पूछ रहा है भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? अभी इस पर चर्चा हुई है, 17.5%। यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बिहार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो इन विकल्प में आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, हैदराबाद इसमें सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जाता है जो, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, जो 7 वर्ष या उससे अधिक का हो, कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता हो, उसको क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर थोड़ा और इलेबोरेट किया जा रहा है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है, उसको लिख पढ़ सकता है, वो साक्षर कहलाता है। अगर मैं साक्षरता के सूत्र की बात करूं तो साक्षरों की संख्या अपॉन 7+ आयु वाली जनसंख्या इंटू 100, ठीक। आगे देखिए, पूछ रहा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। यदि हम अन्य राज्यों को देखें तो केरल में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहाँ पर गोवा है।
थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। गोवा में 88.7 है, त्रिपुरा का 87.2% है। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा ये 4 टॉप राज्य हैं जो सर्वाधिक साक्षरता वाले हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी को पता है कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ये कई बार हो भी चुका है। अगला है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र की। यहाँ लिंगानुपात की बात आ गई तो मैं एक बार आपको नोट डाउन करा दूं कि जो भारत में शिशु लिंगानुपात है ये 919 है और उत्तर प्रदेश के शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखिए, यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपयोग के स्तर पर आधारित होती है ये क्या कहलाती है। तो आपका सही जवाब होगा गरीबी रेखा कहलाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा ये निर्धारित की जाती है। ठीक, यानी गरीबी रेखा जीवन का एक न्यूनतम स्तर को पूरा करने के लिए एक आवश्यक आय का स्तर है। ठीक है, जो लोग इस आय से कम होते हैं उनको कहा जाता है कि ये गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात कि 1970 के दशक के मध्य में जब इस तरह की प्रथम गरीबी रेखा नामक योजना बनाई गई तो इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता वाला मानक निर्धारित किया गया। ठीक, ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित किस अवधि के लिए क्रियान्वित किया गया। तो ये उस समय का करंट है, ये 2017-18 के लिए किया गया था, तो ये उस समय का करंट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यानी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब 2019 में केंद्र में नई सरकार बनी थी तो उनकी पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए क्या निर्णय लिया गया। तो आप सभी को पता है कि पहले प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर का एक बाउंडेशन था, उसको इस कैबिनेट में हटाकर सभी किसानों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया। यहां पर इन तीनों विकल्पों में बाउंडेशन का जिक्र हो रहा है। अब हम डी विकल्प को देखते हैं। डी विकल्प में कह रहा है कि सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिया जाएगा, यानी आपका विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा ये 3 बराबर किस्तों में प्रदान करने की बात कही गई। एक बात और आपको याद रखनी है कि इसमें एक और फैसला हुआ किसान पेंशन योजना का। इसके तहत छोटे और सीमांत किसान जो थे उनको 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की गई। अगला देखिए, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प डी, आदर्श ग्राम का की स्थापना की ये व्यवस्था महात्मा गांधी की सोच थी, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, आदर्श गांव। और इसी से प्रेरित होकर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेने की अपील की, जिसको कहा गया आदर्श ग्राम योजना। और ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी। यानी यहाँ पर 3 योजनाएं ऐसी हैं जो 9 मई 2015 को शुरू हुई और एक योजना इससे इतर डेट को। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, यानी यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। वहीं 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे इस डेट को। अगला है कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसान विकास पत्र को, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और ये जो किसान विकास पत्र है इसके माध्यम से निवेश में पैसा 100 माह में दोगुना हो जाएगा और इसमें 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 के किसान विकास पत्र खरीदे जा सकते हैं। और याद रखिएगा ये केवल किसानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। अगला प्रश्न है, 2019 के अंतरिम बजट में कृषि आय सहायता योजना पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई। इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्ष छोटे और सीमांत किसानों को कितना रुपए देगी। तो ये देखिए वही प्रश्न है जो अभी आप पे इस पे चर्चा हुई है, 6,000 रुपए देगी, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए। उस समय बाउंडेशन था, बाद में 2019 में यह बाउंडेशन 2 हेक्टेयर का हटा दिया गया। अगला कह रहा है कि दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। पूछ रहा है केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की घोषणा की थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। यानी ये किसमें आया था, 2018 के बजट में इस बात की व्यवस्था की गई। और किसके लिए, ये जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या इन 4 में से किस स्टेटमेंट में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी देखिए, दे रहा है कि श्रमिक जिनका काम करने में सक्षम है जो
उससे कम काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितने श्रमिक काम करने में सक्षम है उससे कम श्रमिक काम कर रहे हैं, यानी कि रोजगार के अवसर की कमी है, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, पूछ रहा है कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने और इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी गरीबी से संबंधित जो समिति थी वो कौन सी समिति थी, इसमें एस तेंदुलकर समिति, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। पूरा नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। ये गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने के लिए बनाई गई। याद रखिएगा इस समिति ने एक नया फार्मूला दिया था जिसको क्या कहा गया, कास्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। इसमें निर्धनता के लिए आधार बनाया गया जिसमें यह देखा गया कि जीवन के लिए कम से कम कितनी धनराशि की आवश्यकता है, और इसमें सभी राज्यों में ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारित की गई। यानी आपको मूल याद रखना है कि गरीबी रेखा के लिए, गरीबी के लिए जो समिति बनाई गई थी वो तेंदुलकर समिति थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा। आप सभी को पता है यहाँ पर बार बार प्राथमिक क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। कल आपको पता था कि कृषि किसमें आती है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कृषि में कुछ लोग लगे हैं और वो हटा भी दिए जाए उस क्षेत्र से, तब भी उसकी उत्पादकता में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक। यानी उनके रहने या न रहने से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन अतिरिक्त लोगों के। यानी इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, अंतर्निहित बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। और कृषि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला देखिए, पूछ रहा है 3 प्रकार के राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए कौन सा राशन कार्ड है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अंत्योदय कार्ड है ये सर्वाधिक गरीब लोगों को जारी किया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो देने की व्यवस्था थी, वर्तमान में तो अभी योजना के तहत निःशुल्क दी जा रही है। पहले 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति किलो चावल और 1 रुपए प्रति किलो मोटा अनाज दिया जाता था, ठीक है। अगला देखिए, और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह दिया जाता था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, एसबीआई के द्वारा, ठीक है। यानी एसबीआई के द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई, विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड योजना है ये प्रारंभ कब हुई थी, तो ये 2015 में ये ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस योजना को लाया गया था, सिंपली क्लिक। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए किस मॉडल पर शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। यानी ये किस मॉडल के तहत है, तो ये पूरा मॉडल के तहत, यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा मॉडल क्या कर रहा है, आपको प्रश्न में ही समझ में आ गया कि जो शहरी मॉडल की आधारभूत संरचना और सेवाएं हैं वो ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव इस पूरा मॉडल के तहत था, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से ने दिया था। यानी पूरा मॉडल का संबंध किससे है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिनकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, 28 अगस्त 2014 को आधिकारिक तौर पर। और इसकी घोषणा कब हुई थी, 2014 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमजेडीवाई, और ये भारत में वित्तीय समावेशन के लिए मिशन शुरू किया गया, ठीक है, ताकि देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा सके और हर परिवार का बैंक खाता हो। अगला देखिए, पूछ रहा है कि झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, राजीव आवास योजना। ये झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत बनाने और उनके लिए पक्का मकान देने के लिए राजीव आवास योजना शुरू की गई थी, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई, और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक भारत को झुग्गी बस्ती मुक्त बनाना, और ये स्कीम 2013-14 से चल रही, ठीक। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत, और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और समाज के पिछड़े वर्गों को घर दिया जाता था। अगला है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो उदय योजना के तहत हस्ताक्षर किया उसमें सबसे पहला राज्य कौन था, झारखंड। अगला देखिए, यहाँ पर जरा उदय योजना को समझ लीजिए। ये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है उदय योजना, और ये प्रधानमंत्री द्वारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की
बैठक हुई थी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के 5 नवंबर 2015 को इसका निर्णय लिया गया और शुभारंभ करने का। और इस योजना का लक्ष्य वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार और पुनरुद्धार करना है। और इसमें पहला हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन सा? झारखंड। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया? तो यहाँ पर आपका विकल्प होगा डी, 50,000 करोड़ का। अब जरा इसको विस्तार में समझिए। ये जान लीजिए कि ये योजना जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और फार्म स्तर के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक एकीकृत विकास योजना थी। क्या नाम था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कहा गया था। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2021 से 5 वर्ष के लिए 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। ठीक, और इस प्रकार इसकी कुल लागत अब क्या होगी? 93,068 करोड़ रुपए। यानी अब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये अब 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। अगला है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का जो वार्षिक कारोबार है वो कितने से अधिक नहीं होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 25 करोड़। यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो स्टार्टअप योजना है इस योजना को पहली बार नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2015 को घोषित किया था। और स्टार्टअप योजना विभिन्न संस्थाओं पर लागू होती है जिनका पिछले वर्ष का जो वार्षिक कारोबार है वो 25 करोड़ से अधिक न हो, मतलब इससे कम रहे। ठीक है, आगे देखिए। पूछ रहा है कि किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अभी पूर्व में भी इस योजना का जिक्र किया गया था और आपको बताया गया था कि 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SAGY का शुरुआत किया गया। और ये गांव के मूलभूत ढांचे में सुधार करना और उसको एक अच्छे जीवन स्तर पर लाना ताकि वो एक आदर्श गांव की संकल्पना पर खरा उठ सके। और इसके लिए आपने अभी पढ़ा कि 2019 तक 3 गांव को इसमें और 2024 तक 5 आदर्श ग्राम चुने जाने की योजना है। ठीक, अगला देखिए। पूछ रहा है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किस बीमा योजना की शुरू की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो 13 जनवरी 2016 को, पूरी डेट याद रखिए, 13 जनवरी 2016 को PMFBY योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसमें बहुत कम प्रीमियम दर पर किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, 2015 से 2022 तक। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस पर जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। अब प्रश्न उठता है कि कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। याद रखिएगा, ये 11 अप्रैल 2005 को कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर इस योजना की शुरुआत की गई, जननी सुरक्षा योजना। और प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई, तो ये कब लागू की गई? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, 2013 में आसरा योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। याद रखिएगा, 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों में कम लागत पर रियायती मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 20 अप्रैल 2013 को। और किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक बहुल इलाकों। अगला है, हृदय योजना का संबंध है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विरासत विकास से। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और फिर से जीवित करने के उद्देश्य से 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हृदय योजना कहते हैं, इसका शुभारंभ किया था। कब हुआ था? 21 जनवरी 2015 को, और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना यानी AMI कब से प्रभावी हुआ? तो आपका सही जवाब होगा अप्रैल 2014, यानी 1 अप्रैल 2014 से कृषि विपणन योजना के लिए एकीकृत योजना के तौर पर कृषि विपणन आधारभूत संरचना, जिसको AIM कह रहे हैं, ये प्रभावी हुआ। यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, और इस योजना के तहत क्या है? किसानों को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया। और अगला देखिए, पूछ रहा है कि सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म
किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। कृषि उत्पादों को बेचने के लिए सरकार ने ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म बनाया। 204 का सही जवाब होगा विकल्प बी। जरा इसको और समझिए। ये 1 अगस्त 2017 को कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए ये जो ई रकम यानी ई राष्ट्रीय किसान मंडी ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, और इसके तहत जो छोटे गांव के जो किसान हैं वो इंटरनेट की सुविधा करके दुनिया के सबसे बड़े बाजार में अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ ये भी डेट आप याद रखेंगे, 1 अगस्त 2017 ई रकम। अगला देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित करना है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 50% संरक्षित करना है। ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तो आप अभी पढ़ भी चुके हैं पहले एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में कि 13 जनवरी 2016 को इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, पूछ रहा है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी NAM इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये क्या चीज है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई बाजार मंच। ठीक है, यानी ये क्या है? NAM। ठीक है, यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहां एक बात याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी NAM है, ये कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ठीक, दूसरी बात कि किस पोर्टल, ये पोर्टल किसानों को, विक्रेताओं को और खरीदारों को खरीद परोस के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देती है। ठीक है, जिसके तहत आप बेहतर दाम पर और अच्छी विपणन व्यवस्था मिल सके। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस मंच को क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया ई रकम। ये आप पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और ये पूर्व के प्रश्न में आप पढ़ भी चुके हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निम्नलिखित में से कौन सी मतें इस योजना का भाग है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये जो अभी इन योजना का विवरण दिया गया ये सब किस योजना के अंतर्गत है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी संपदा योजना के तहत है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जरा संपदा योजना को समझिए क्या है। ये जो संपदा योजना है ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसका पूरा नाम है। इसको अगस्त 2017 में शुरू किया गया और ये योजना पूर्ण रूप से कृषि पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका इसमें जिक्र भी किया जा रहा था, खेत से लेकर रिटेल बिक्री तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन, आधुनिक कृषि संरचना की शुरुआत हो, ये संपदा योजना यानी प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का उद्देश्य है, ताकि एक बेहतर व्यवस्था प्रोवाइड करके किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके, किसानों की आय दुगनी हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोजगार सृजन की व्यवस्था डेवलप हो। यही उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का है। और जो उसमें डेटा दे रहा है कि इतने रुपए, ये उस समय का करंट का डेटा है। ठीक है, यहां आपने किसान संपदा योजना को समझ लिया, अगस्त 2017 में शुरू हुई। अगला है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गुजरात। ठीक है, अब गुजरात को देखते हैं कहां विकल्प में है। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात सरकार ने जून 2018 में सूर्य शक्ति किसान योजना की शुरुआत की थी और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसानों के खेतों में सोलर पैनल को लगाकर बिजली की पैदावार करना। ठीक है, अगला देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान ऊर्जा दाता भी बनेगा, तो यह अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी, ये उसी के क्रम में गुजरात राज्य ने अपने यहाँ पर सूर्य शक्ति किसान योजना शुरू की। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एग्री उड़ान। यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। जरा एग्री उड़ान को समझिए। ये जो एग्री उड़ान है ये किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करने और खेती बाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। और इस एग्री उड़ान में स्मार्ट खेती, इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन की टेक्नोलॉजी, फिशरीज, पशुपालन, इनको बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना में निम्नलिखित में से किसको लागू किया गया? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ प्याज और आलू ये दो इसमें शामिल है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, पूछ रहा है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, जिसको अमृत कहा जाता है, ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के अंतर्गत ये अमृत यानी अटल मिशन योजना है और इसे जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये अमृत का मतलब क्या हो गया? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए एक अटल मिशन है। ठीक है, जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मंत्रालय के, और जून 2015 में इस योजना को शुरू किया गया।
अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये भारत में गिरते शिशु लिंगानुपात के समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यानी ट्रिपल बीपी योजना है, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। और कहाँ से शुरू की गई? हरियाणा के पानीपत से। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राज्य नियुक्त किया गया? तो ये उस समय का करंट है। उस समय विद्या बालन को समाजवादी पेंशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और 500 रुपये इसमें पेंशन प्रतिमाह दी जाती थी। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा कहा जाता है, लागू किया गया और जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था? तो आपका सही जवाब होगा 100 दिनों का रोजगार। यानी आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 100 दिनों का रोजगार। ठीक है, देखिए चूंकि लेखपाल की परीक्षा में ये नरेगा से संबंधित एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहा जाता है, इसकी जरा मैं एक पूरी पृष्ठभूमि को बताना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न बने तो इससे बाहर ना जाए। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा 5 सितंबर 2005 को इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी जिसको नरेगा कहा जाता है, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा शहरों से इसका प्रारंभ होता है। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़िए, 2007-8 में इसका विस्तार 130 अतिरिक्त जिलों में कर दिया जाता है और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 1 अप्रैल 2008 से इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को उस समय छोड़कर देश के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया। अब यह व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। इतनी बात आपने क्रम देख लिया। अब अगला क्रम देखिए कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यानी अब ये 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और मनरेगा का लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना, ये मनरेगा का मूल उद्देश्य है। ठीक है, इतनी बात आपको मनरेगा के बारे में न्यूनतम मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक जगह इसको सीरियल से नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इनमें से आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, इसका शुभारंभ कब किया गया? यानी पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया, जिसका उद्देश्य सफाई के साथ साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण कराना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को। और ये योजना 2019 में पूरी भी हो गई थी। ठीक है, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही होगा आपका। ठीक है, और उसको और 2.0 के नाम से आगे बढ़ाया गया। अगला देखिए, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, ये किसके संदर्भ में ये बात है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया मिशन का ये स्लोगन है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर एक विकल्प में स्किल इंडिया मिशन दे रहा है। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी और स्किल इंडिया मिशन का स्लोगन क्या है? कौशल भारत और कुशल भारत। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोगों को लाभान्वित होते थे? तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के गरीब, इनको भी मिलता था, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, इनको भी मिलता था, और अल्पसंख्यक परिवार के गरीब को भी मिलता था। यानी आपका विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पूछ रहा है हाल ही में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू हुई? ये उस समय की योजना है क्योंकि ये 8 मार्च 2015 को हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया था, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, लिंगानुपात के गिरते स्तर को बढ़ाने के लिए। और अभी आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी पढ़ा है, जिसमें क्या क्या था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। तो ये दोनों योजना आप याद रखेंगे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 100 स्मार्ट सिटी, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई। विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर जरा एक क्रम याद रखिएगा, ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, ये भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई और इसके अंतर्गत 1 से 5 वर्ष के जो 1 से 5 क्लास के जो सरकारी परिषदीय या राज्य सरकार के जो सहायता प्राप्त विद्यालय थे, उनमें सभी बच्चों को जिनकी अटेंडेंस 80% से ऊपर है, प्रति माह 3 किलो गेहूं और चावल देने की व्यवस्था थी।
2001 में यानी 28 नवंबर 2001 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर किया और कहा कि प्रदेश में 1 सितंबर 2004 से पका भोजन दिया जाएगा। यानी उन्होंने ये निर्देश दिया, तो अब प्रदेश में ये व्यवस्था 1 सितंबर 2004 से शुरू हुई कि प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पका के ही दिया जाता। और ये योजना मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए उद्देश्य से की गई। ये तो थी बात मध्याह्न योजना की। याद रखिएगा, फिलहाल में सितंबर 2021 में इसकी जगह पर एक पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना आई है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है और इसका ड्यूरेशन क्या रखा गया है, 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। ठीक, ये भी बात याद रखेंगे। अगला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, 25 क्षेत्रों पर। ठीक है, और ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। और इस योजना को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित किया जाए। ठीक है, ये था मेक इन इंडिया। ठीक है, और अभी आपने मेक इन इंडिया का स्लोगन देखा था, क्या था? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है, तो जब भी बातें आए तो उसको कोरिलेट करके आप पढ़ें। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हरियाणा सरकार ने अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के उद्देश्य से 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 7 मानकों पर आधारित। यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। अब इसमें 7 मानक क्या है? लिंगानुपात, अपराध मुक्ति, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शासन और सामाजिक भागीदारी। ठीक, यानी 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना हरियाणा सरकार द्वारा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा आयातक ईरान है। ठीक है, और वो विकल्प नहीं है तो यहां पर रूस आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर शीर्ष आयातक देशों के नाम दिए गए हैं। अगला है, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। क्या बढ़ा सकती है? बेरोजगारी। यानी अगर कोई विकासशील राष्ट्र है और उसमें आप केवल विदेशी आयात पर निर्भर हैं तो आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप अपने यहाँ पर कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोगों को काम मिलेगा, तभी तो उस व्यक्ति का निर्यात बढ़ेगा। जब आप सब चीज़ आयात करेंगे यानी आपके यहाँ प्रोडक्शन जीरो होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों की आवश्यकता नहीं रोजगार की पड़ेगी, तो लोग बेरोजगार रहेंगे। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2 या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? तो उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये 2 देशों के मध्य की बात कर रहा है। यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वनस्पति तेल। यानी यहां पर विकल्प ए। 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की थी, तो ये उस समय का करंट का प्रश्न है। यहां एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये एक राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक, और इसका अगर आप इसका गठन की बात करेंगे तो इस आंदोलन की भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रॉज टीटो, इनके द्वारा अप्रैल 1961 में स्थापना की गई थी। तो ये बात आप याद रखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के संदर्भ में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय हेग में है, यानी हेग नीदरलैंड में। यानी ए यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। 229 का सही विकल्प होगा सी, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और ये द हेग कहां पर? नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके संविधान में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक, और इसमें जो 5 न्यायाधीश हैं, ये प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? वियना में। ठीक है, यानी वियना ऑस्ट्रिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई और अभी आपने इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में पढ़ा। और ये इसका कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग स्थापित करना। ठीक, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? अर्जेंटीना की राफेल ग्रॉसी। ठीक है, इतनी बात यहां पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है कहां पर? तो आपका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क में। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इनका निर्वाचन महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचार पत्रों में रहा था, ये उस समय का करंट है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से लेकर जो मुद्दे थे
इन पर परिषद छोड़ दी थी, इसको लेकर ये चर्चा में था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, ये उस समय का करंट है। लेकिन यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 2006 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये बात आपको याद रखनी होगी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषा है, यानी आधिकारिक भाषा का मतलब मान्यता प्राप्त भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि कार्यकारी भाषा कौन है, तो कार्यकारी भाषा केवल अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला देखिए, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ये उस समय 2015 में, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में कौन है विश्व बैंक का अध्यक्ष, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में डेविड मालपास, ये विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, क्या नाम है? डेविड मालपास। और इनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2019 से 5 साल के लिए होगा, ठीक। और ये जो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको IBRD कहते हैं, इसके भी ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक। नाम है डेविड मालपास। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सार्क की पहली बैठक ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जरा सार्क के बारे में समझिए। ये जो सार्क है, इसको स्टैब्लिश करने का सुझाव सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था 1977 में। और सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। 7 देश हैं इसमें, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, और नेपाल मुख्यालय। यहाँ एक बात याद रखिएगा, 2007 में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के तौर पर सार्क में शामिल किया गया, ठीक। अगला देखिए, और ये 14वीं बैठक थी, उसमें इसको शामिल किया गया। अगला देखिए, ये कुछ सूचकांक से संबंधित है। पूछ रहा है कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान। ये तो देखिए 2019 का पुराना डेटा है, इसको नया अपडेट कर लीजिए। IMD जो इसको जारी करती है, उसके अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 37वां है, 37। ये याद रखिएगा, करंट से अपडेट डेटा है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स की गणना निम्नलिखित द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI है, इसके मापदंड के लिए शरीर की लंबाई मीटर में और शरीर का वजन केजी में गणना किया जाता है। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश के मध्य औसत आयु न्यूनतम है, ठीक है। तो ये वहां का उस समय का ये करंट डेटा था, ठीक है। यानी यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अभी हाल ही में एक करंट डेटा आया है, नमूना पंजीकरण प्रणाली, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में SRS कहा जाता है। इन्होंने 2015 से 19 तक के दौरान एक डेटा दिया कि भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो इन्होंने बताया 69.7 वर्ष, ठीक। और सर्वाधिक कहां पर है, तो दिल्ली में कितनी है, 75.9। और सबसे कम कहां पर है, छत्तीसगढ़ में कितनी है, 65.3, ठीक है। याद रखिएगा, ये नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी डेटा है, ठीक है। ये बात अनुसंधान परिषद ICMR ने जो हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेट रिपोर्ट जारी की, उसमें केरल के लोगों की औसत आयु सबसे अधिक और सबसे कम किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है, ये डेटा पुराना है, नवंबर 2018 का, ये आपसे संबंधित नहीं है करंट से। अगला है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई, ये किसके द्वारा विकसित की गई, तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, भूटान के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा है, ये भूटान द्वारा दी गई, और भूटान अपने नागरिकों की समृद्धता उसकी प्रसन्नता से मापता है, GDP से नहीं, ठीक है। यानी ये विकल्प यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, भूटान। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2016, ये भी पुराना डेटा है, इसको अपडेट कर लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, याद रखिएगा, इसमें भारत 142 स्थान से गिरकर 150 पे आ गया है, ठीक है। ये जो डेटा 2022 का है, ये मई 2022 में जारी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आप दोनों बातें याद रखेंगे, हो सकता है अगर मई से पहले पेपर बन गया हो तो ये डेटा नहीं आएगा। तो आप दोनों बातें याद रखिएगा कि जो मई 2022 में जारी इंडेक्स था, उसमें बताया गया कि भारत 142 स्थान से गिरकर 150 पे आ गया, यानी 2021 में किस स्थान पे रहा होगा, 142 पे रहा होगा। तो आप दोनों डेटा याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2017 में भारत ने 60 पायदान की तुलना में 2018
में ये भी पुराना डेटा है। इसका जरा जो नया डेटा 2021 का अवेलेबल है उसको देख लीजिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 2 स्थान के सुधार के साथ 46वें स्थान पर, ठीक है, यानी 2021 में भारत का स्थान 46वां है। किस क्षेत्र में? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। ये डेटा पुराना है। अगला चलिए, राष्ट्रीय संगठन और प्रमुख मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है। पूछ रहा है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन के क्रियान्वित करता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, नेफेड, ठीक है, यहां पर डी। याद रखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन का क्रियान्वयन नेफेड के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नेफेड का फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना होगा। यहां एक बात और याद रखिएगा, किसान बजट 2018-19 में किसान उत्पादक संगठनों और कृषि लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ के परिव्यय के साथ ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स की योजना की घोषणा की गई। यानी ऑपरेशन ग्रीन्स की योजना किस बजट में? 2018-19 में। पहली बात तो ये जान गए आप। अब ये जो ऑपरेशन ग्रीन्स है, इसमें टमाटर, प्याज और आलू, इनकी फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने के साथ साथ उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत। इसमें क्या क्या रहा है? टमाटर, प्याज और आलू, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है? 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। और याद रखिएगा, नेफेड की स्थापना कब हुई? 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली। और फुल फॉर्म में बता चुका हूं, नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है, ठीक है। चूंकि बजट अभी हाल ही में पेश हुआ है, यानी फरवरी की पहले, तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण ये आप जान गए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये जो लीड करते हैं, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनको सीईए वो लीड करते हैं। जब 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, वो किसके लीडरशिप में आया? संजीव सान्याल के नेतृत्व में। वो संजीव सान्याल 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण इन्हीं के लीड में। याद रखिएगा, जब ये प्रस्तुत हुआ उसके कुछ ही दिन पहले एक नए सीईए का गठन हुआ, उनको नियुक्ति दी गई। क्या नाम है उनका? वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। क्या नाम है? वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। तो याद रखिएगा, नए सीईए वी अनंत नागेश्वरन। और किनकी लीडरशिप में लाया गया 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण? संजीव सान्याल के नेतृत्व। दोनों नाम याद रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों का आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचाने के लिए अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति द्वारा इसको लागू करने के लिए कब अध्यादेश लाया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, अप्रैल 2018 में ये जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक आया। अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है, इसमें जो शामिल है, इसमें भगोड़े आर्थिक अपराधी बिल में सूचीबद्ध 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्थिक अपराध को इस कानून के दायरे में लाया गया। क्या क्राइटेरिया है? 100 करोड़ रुपए से ऊपर के लोगों को, ठीक। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इकोनॉमी सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? उसी बात को, आर्थिक सर्वेक्षण को इंग्लिश में पूछ दिया, क्या जवाब होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जितनी बातें मैंने वहां पे बताई हैं, उन बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 किस मूल्य से ऊपर के कारण। देखिए, अभी मैंने आपसे वहां कहा था ना कि इस बात को याद रखिएगा। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया, 100 करोड़ इसका बैरियर है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ठीक है। अब जरा समझिए कि ये जो क्रीमी लेयर है, इस शब्द को 1971 में संस्थानन आयोग द्वारा इसका प्रयोग किया गया, और ये सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है। और इस शब्द का जो प्रयोग है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए किया गया, आयोग ने किया था, ठीक है। अब संतानन नाम भी याद रखेंगे आयोग का। पूछ रहा है इनमें से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, बीसीसीआई, ठीक है। बीसीसीआई जो है ये वित्तीय संस्था नहीं है, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई और वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक। वहीं अगर बात आईसीआईसीआई की कर ली जाए, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक वित्तीय संस्था है और इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसी प्रकार अगर आप आईडीबीआई को देखेंगे तो ये भी एक वित्तीय संस्था है, इसकी स्थापना 1964 में हुई। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई, ये भी एक वित्तीय संस्था है, ठीक। आगे देखिए, पूछ रहा है कि 7वें, ये भी पुराना है। अगला, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अच्छा प्रश्न है। ये रिपोर्ट 2002 में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। बी आंसर आपका हो जाएगा 252 का। अगला देखिए, यहां एक बात याद रखिएगा, योजना आयोग द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ये कल के वीडियो में भी आपने देखा था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला है, ये भी प्रश्न पुराना है, पूछ रहा है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? खनिज आधारित उद्योग, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, खनिज आधारित उद्योग वो है जो खनिज धातुओं को कच्चे माल के तौर पर उपयोग करते हैं। यदि आप बुनियादी या मूल बेसिक उद्योग के बारे में बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो अपने उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्ति दूसरे उद्योगों को करते हैं वो आते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, ठीक है, ये एआई प्रगलन आदि के लिए करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें कृषि आधारित उद्योग की, तो वे उद्योग जो कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं इनको कहा जाता है कृषि आधारित उद्योग, और भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कपड़ा उद्योग है। ठीक, अगला देखिए, पूछ रहा है किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? श्वेत क्रांति से। अब यहाँ पर आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपको वर्गीज कुरियन का नाम याद रखना होगा, श्वेत क्रांति के जनक, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 256 का सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, और उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर। अगला देखिए, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1969 में, यानी 1969 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अब इसके तहत क्या है? परिवार में किसी शिशु के जन्म या किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण करना होगा। कब का विधेयक? 1969 में इसका क्रियान्वयन। अगला देखिए, पूछ रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब से? तो 1 जुलाई 2017 को। बाकी सभी बातें जो मैंने पहले बताई हैं उन बातों को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना टन था? तो ये तो पुराना डेटा है। कल के वीडियो में मैंने आपको एक नया डेटा बताया था कि कृषि मंत्रालय ने जो 2020-21 के चौथे अग्रिम आंकड़े के अनुसार बताया वो क्या है? अनुमान 308.65 मिलियन टन। ठीक, ये याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आरएफपी का पूरा नाम क्या है? इसका उपयोग आईटी सेक्टर आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में करता है। तो याद रखिएगा, आरएफपी का पूरा नाम क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। लुधियाना पंजाब में उन्होंने 1956 में पहली दुकान स्थापित की थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसके संस्थापक और चेयरमैन कौन? ब्रिजमोहन लाल गुंजाल। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि REXIT ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो ये शब्द रघुराम राजन का जब आरबीआई गवर्नर से हटना हुआ तब इस शब्द का प्रयोग भारतीय मीडिया के द्वारा किया गया था, REXIT। ठीक है, अगला देखिए, ये उस समय का करंट से संबंधित है। पूछ रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो आपका सही जवाब होगा भारत, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताइए जिसे जीआई टैग मिला है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? नवारा। नवारा एक चावल है जो केरल में जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये 2018 में मिला था, ये उस समय का करंट से उठाया गया प्रश्न है। अगला है भारत के किस स्थान पर चाय की पंजीकृत जीआई टैग मिला है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। दार्जिलिंग, ये यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग सबसे पहले मिला था 2004 में। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी भारत में सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। अगला प्रश्न है मक्के के लिए उगने से पहले, मक्के को उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तृणनाशक यानी कीटनाशक, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, सिफारिश की गई? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए, अट्राजीन का। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि मक्के के उगने से पहले अट्राजीन नामक कीटनाशक का प्रयोग की सिफारिश दी गई। ये जो अट्राजीन है ये इसका उपयोग मक्का और गन्ने की फसल लगने से पूर्व किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, पूछ रहा है BBIN प्रोटोकॉल, ठीक है, के लिए पूर्व परीक्षण वर्तमान में चल रहा है। ये 31 अक्टूबर 2015 तक की बात है। यहाँ पर आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि BBIN का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो ये इसका पूरा नाम क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, यानी यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इन देशों के बीच इसमें जल संसाधन, पावर ग्रिड, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, व्यापार और संरचना, इन 4 चीज़ों पर इन लोगों को समझौता, ये 2015 से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि बेहतर संतुलन विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य आते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आती है, यानी आपका विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसमें देख लीजिए
कि इसके अंतर्गत क्या क्राइटेरिया है। इन मापदंडों में उस क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी इलाका, दुर्गम क्षेत्र, आबादी का घनत्व कम होना, जनजाति आबादी का अधिक होना, पड़ोसी देशों से लगे यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो यानी जिनकी सामरिक क्षेत्र में होना, आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना, राज्य की आय की प्रकृति का निर्धारित नहीं होना, ठीक है, ये सभी अगर शामिल हैं तो ये उस कैटेगरी में आएंगे। और वर्तमान में देश में 11 राज्य विशेष राज्य दर्जा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, किसान वर्ष, ठीक है। ये उस समय जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी अखिलेश यादव जी, उस समय 2015-16 को किसान वर्ष के तौर पर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा पॉलीमर, ये सबसे ज्यादा अधिक तपिश पैदा करता है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो अग्निशमन कार्यकर्ता होते हैं, ये अग्नि विरोधी कपड़े, जिनको क्या कहा जाता है, नोमेक्स या पॉलीबेंजीमिडाजोल फाइबर यानी पीबीआई, इसका प्रयोग करते हैं अग्निशमन कार्यकर्ता, और हेलमेट जो सुरक्षा के लिए लगाते हैं, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है। तो माइग्रेशन देशों के बीच में लोगों का संचलन, यानी एक देश से जब दूसरे देश में लोग जाते हैं तो उनको माइग्रेट कहा जाता है। जैसे म्यांमार और बांग्लादेश के संदर्भ में जब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी तो आपने इसका उदाहरण वहां पे देखा था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 2014-15 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को। ये तो पुराना है, जरा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में समझ लीजिए। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा 91-92 में किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, विश्वनाथ आनंद। और इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी पूछा जाए तो सानिया मिर्जा। तीसरी बात यह याद रखनी है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। और 2020 में इसको रोहित शर्मा और इन लोगों को प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जे बी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। और ये नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होती है, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। और जो विकल्प में जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा है, इनका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ठीक है। तो ये अमेरिका का भी आप याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये ही .com जो है ये ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, जबकि अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट ये सब क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा R.A. फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो R.A. फिशर है, इनका पूरा नाम है रोनाल्ड एलेमर फिशर, ठीक। इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इनको आधुनिक आंकड़ों का जनक भी कहा जाता है, किसको, R.A. फिशर को। याद रखिएगा, यदि भारत के संदर्भ में आप सांख्यिकी का जनक पूछेंगे तो PC महालनोबिस को कहा जाता है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसने घोषणा की कि उसने कैंसर विरोधी दवाई सहित भारतीय दवाइयों पर टैरिफ को कम करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। ये उस समय का करंट है, यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा, चीन ने ये घोषणा की थी। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, और चौथा यहाँ पर विनिर्मित उत्पाद, सेवाएं इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। यानी यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है। यानी जो थोक मूल्य सूचकांक है, यानी जिसको आप WPI कहते हैं, ये एक ऐसा सूचकांक है जिसके माध्यम से उपभोक्ता को वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक। और भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मापन के लिए जिन घटकों का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या आता है, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, और विनिर्मित उत्पाद। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, CCl4 ये ध्रुवीय यौगिक नहीं है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एक ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक की ज्यामितीय व्यवस्था में एक तरफ धनात्मक और दूसरी ओर ऋणात्मक चार्ज पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक को ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है। और जो ध्रुवीय यौगिक के उदाहरण है उसमें NH3, H2O, SO2, HF, HCl, H2S, और अध्रुवीय यौगिक में CCl यानी टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, CCl4 ये क्या है, अध्रुवीय यौगिक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कितनी नदियां शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, केवल गंगा, यानी विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य गंगा संरक्षण के लिए चल रही योजनाओं को अविरल धारा और निर्मल धारा के प्रयासों और उद्देश्यों को मजबूती मिले, और इस कार्यक्रम को 2014-15 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 5 गांवों को गोद लिया गया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT कानपुर के द्वारा। ये 5 गांव कौन है? रेमल नगर, ख्योरा कटरी, प्रतापपुर, हरि हिंदपुर और कटरी लोधवा खेड़ा। ये क्या गांव हैं जिनको IIT कानपुर ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गोद लिया था। ठीक है, यहाँ पर आपका अर्थव्यवस्था का ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप सभी अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।